वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जो अपना इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हूँ उसका क्वेश्चन नंबर सीरीज नंबर 8वां लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो चलिए मैं फ्रेंड्स आप लोगों के बीच ऑपरेशन क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पहला क्या लिख रहा है, प्रतिबल का मात्रक होता है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा प्रतिबल का ऐसे मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी राइट आंसर देखा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं न्यूटन का। तो फ्रेंड्स न्यूटन जो होता है वह बल का ऐसे ही मात्रक होता है। बल का ऐसे मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। वही बात करते हैं, देखिए न्यूटन प्रति मीटर, यहाँ पे देखिएगा ये न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर जो होता है वह सरफेस टेंशन का, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय तनाव का। तो पृष्ठीय तनाव का अगर ऐसा ही मात्रक बोलेगा तो न्यूटन प्रति मीटर मीटर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है। यानी फ्रेंड्स आप लोग को पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम का, आप लोग को डायमेंशन फार्मूला निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे एंगुलर मोमेंटम का सूत्र लिखने का प्रयास करते हैं। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग लिख लिए होंगे अब तक। देखिए एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, जड़त्व आघूर्ण। सबसे पहले आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ाया था, इसमें जड़त्व आघूर्ण मल्टीप्लाई, यानी कि जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग होता है। ये आप लोग फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है। अब उसी के यहाँ पे आप लोग अगर इसे फॉर्मूला के तौर पे तोड़िएगा तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा मैं लिख देता। देखिए एम एल पर पावर 2 आ जाएगा, फिर टी पर इन्वर्स आता है, ये होता है फार्मूला। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। यानी कि अगर ऑप्शन नंबर देखा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा, प्रोड्यूसर गैस का मुख्य घटक जो गैस है वह कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए प्रोड्यूसर गैस में सबसे पहला होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। उसके साथ साथ देखिए इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग का H2 भी गैस होता है और एक N2 गैस भी होता है, यानी H2 और N2 दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। एक होता है फ्रेंड्स प्रोड्यूसर गैस। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होता है 25 से 30% के बीच में होता है। वही नाइट्रोजन की जो मात्रा होता है 50% होता है। कितना परसेंट होता है, 50% होता है। और ये हाइड्रोजन जो होता है वह 10 से 15% के बीच में होता है। ये आप लोग का रेशियो होता है। क्लियर है। एक होता है वाटर गैस। तो वाटर गैस का जो फार्मूला होता है, देखिए वाटर गैस में हम लोग सबसे पहले अगर लिखते हैं, देखिए वाटर गैस का होता है CO प्लस। देखिए वाटर गैस का लिखने का तरीका है CO प्लस H2 लिख सकते हैं। क्लियर है। ये होता है वाटर गैस का। और अगर प्रोड्यूसर गैस का अगर आप लोग को ये ऑप्शन में नहीं लिखा तो CO प्लस N2 लिख सकते हैं। ये आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार की लंबाई खींचकर यदि दुगनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी तार की लंबाई खींचकर यदि दुगनी कर दिया जाए तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसका देखिए आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, देखिए सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ को फार्मूला पता है, आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू लेंथ बाय एरिया का स्क्वायर होता है। क्लियर है। या फिर एरिया हम लोग लिख सकते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है। अब देखिए इसकी लंबाई को खींचकर दुगनी कर रहे हैं, लंबाई को खींचकर दुगनी करते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे दुगनी कर देंगे, क्या करें फ्रेंड्स, अगर दुगनी करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले तार को खींचकर लंबाई दुगनी कर देने पर तार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा। और अतः प्रतिरोध क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसके भी यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, 4 गुना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 ओम प्रतिरोध वाले एक तार 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर। तो आर इजकल टू क्या लिखिएगा, पी स्क्वायर। देखिए मैं बता रहा हूँ, आर इजकल टू लिखिएगा पी स्क्वायर बट्टा पाई लिखिएगा। ये होता है फॉर्मूला। इसके भी हिसाब से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये पाई का अर्थ होता है आप लोगों को कितना संख्या में दे रहा है। तो यहाँ पे देखा है तो कितना बराबर, या एन यहाँ लिख दीजिए। सबसे पहले पाई मत लिखिए, यहाँ फ्रेंड्स आप लोग एन कीजिए। तो देखिए पी का अर्थ होता है फ्रेंड्स पी का स्क्वायर, यानी कि कितना वैल्यू दिया है। तो आप लोग अगर देखते हैं तो पी का वैल्यू आप लोग के सामने दिया है 16 दिया है। कितना दिया है, 16 दिया। और इसको कितना भाग में बटा था, 4। तो इसे कैंसिल कीजिए, कितना आ रहा है, 4। कितना आ रहा है, 4। तो इसका राइट आंसर होगा 4 ओम। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तत्व यूरेनियम दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यूरेनियम का संकेत यू होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 92 होता है, और एटॉमिक मास होता है 235 होता है। क्लियर है। तो फ्रेंड इस आप लोग को प्रोटॉन की संख्या निकालना, होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इसकी जो प्रोटॉन की जो संख्या होता है, पी जो होता है आप लोग का ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं, यानी कि जो एटॉमिक नंबर उसे ही बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो 92 हो जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या इसके 92 हो जाएगा। वही बात करते हैं फ्रेंड इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या इसका 92 होगा। लेकिन वही अगर न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते थे, यानी 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। फिर 23 में से आप लोग को घटाना पड़ेगा फ्रेंड्स, कितना को, 23 में आप लोग को घटाना पड़ेगा 9 को, तो यानी 1 2 3 बचेगा। क्लियर है। ये आप लोग को यूज करना पड़ता है।
चलिए, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है तो सबसे पहले आप लोग को बोला कौन सा द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु होती है, तो धातु जो होती है वह पारा होती है, धातु जो होती है वह पारा होती है। वही अधातु जो होता है वह ब्रोमीन होता है। ये आप लोग दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो अगर अधातु की बात करते तो ब्रोमीन लिखिएगा, लेकिन धातु की बात करते तो पारा। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे क्या लिख रहा। तो यहाँ पे अगर फोकस करते तो आप लोगों को पारा दिया, तो राइट आंसर क्या होगा, पारा हो गया। क्लियर है। चलिए, पारा के बारे में आप लोगों को कुछ डिफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और धातु की बात करते हैं तो हम लोग ब्रोमीन लिखते हैं। ठीक है। अब पारा का फ्रेंड्स, पारा का जो अयस्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं Hgs। क्या बोलते हैं, Hgs। और इसे हम लोग बोलते हैं क्विक सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर बोलते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 80 होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CH2O में कार्बन की अणु संख्या क्या है। तो देखिए, इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कार्बन की अणु की संख्या ज्ञात करना है आप लोगों को। तो कार्बन के अणु को आप लोगों को निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए कार्बन के अणु बोल रहा। देखिए यहाँ पे सी लिखता हूँ, एच का H2 है, O है। देखिए, सबसे पहले कार्बन की संख्या आप लोग अगर देखते हैं तो कार्बन की संख्या कुछ है तो एक है, तो एक हो गया। हाइड्रोजन की अगर बोलता है तो दो हो गया, और ऑक्सीजन की बोलता है तो एक हो गया। आप लोग को फोकस करना पड़ेगा किसका बोल रहा, कार्बन का। तो फ्रेंड्स, आप लोग कार्बन का क्या लिख सकते हैं, एक, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग बी में क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैसीय समीकरण पीवी बराबर आर टी में आर क्या सूचित करता है। होपफुली फ्रेंड्स, अगर आप लोग पढ़े होंगे, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू होता है एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है। क्लियर है। जहाँ पे पी होता है आप लोग का प्रेशर होता है, वी फोर होता है वॉल्यूम होता है, एन फोर होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर फोर होता है फ्रेंड्स, आर जो होता है आप लोग को, आर आप लोग का पूछ भी रहा है। क्लियर है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आर जो होता है एक मोल गैस स्थिरांक होता है, यानी कि ये गैस कांस्टेंट होता है। क्लियर है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। T4 टेम्परेचर होगा। तो आर का वैल्यू क्या लिखिएगा, एक मोल गैस स्थिरांक होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखता है ये। एक स्थिर लकड़ी के टुकड़े में मारी गई गोली की गति 60 सेंटीमीटर घुसने के बाद आधी हो गई तो गोली रुक जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, देखिए सबसे पहले इसका जो देखिए वेग आधा रह जाती है अर्थात गति ऊर्जा चौगुनी रह जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका देखिए कंसेप्ट ये होता है, शेष ऊर्जा जो बचेगा 1/4 बचेगा। क्या बचेगा, 1/4। और इसको 20 में आप लोग को लेके चलना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई की एक नाव झील में तैर रही है। एक व्यक्ति के बैठने पर नाव 1 सेंटीमीटर डूब जाती है, तो उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये फार्मूला अगर आता है तो आप लोग MGH के तौर पे आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मास का वैल्यू कितना दे रहा है, देखिए आप लोग को 3 का यूज करना पड़ेगा, फिर 2 का यूज करना पड़ेगा, और देखिए एच का वैल्यू कुछ पता नहीं है तो आप लोग क्या करें, 1 सेंटीमीटर में लिखा तो 0.01 लग सकते हैं। और आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कितना द्रव्यमान क्या है, तो आप लोग इसे मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 60 kg आप लोग के बीच में आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर अगर देखा तो 60 kg आप लोग के सामने आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एक टंकी के छिद्र से रिसाव का परास क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक टंकी के छिद्र से रिसाव का परास शीर्ष और पेंदे के बीच होने में ज़्यादा होगा, पेंदे बीच ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि तापमान बढ़े तो द्रव का विस्कोसिटी का गुणांक क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इसका कंसेप्ट याद रखना गया। यदि तापमान बढ़ता है तो द्रव का विस्कोसिटी का गुणांक घटता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष इसमें से किसमें मेल से बनता है, यानी किसके मेल से बनता है। तो होपफुली फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे, इंद्रधनुष परिक्षेपण एवं संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के मेल से बनता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स, ये भी आप लोग याद रखते हैं, इंद्रधनुष के बनने में प्रकाश का पवर्तन प्रवर्तन पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटनाएं भी होती है। और इसमें जो कलर होता है, देखिए भी योर याद कर लिए, VIBGYOR, ये कलर याद रखिएगा। और सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन आता है कि इसका पहला कलर कौन होता है, तो वॉयलेट होता है, अंतिम कलर कौन होता है, रेड होता है। अब बीच वाला कलर हमेशा पूछता है, तो बीच का कलर देखिए मैं लिख दिया हूँ, रेड होता है। क्लियर है। ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फोकस लंबाई 5 सेंटीमीटर के पतले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो चलिए मैं इसको न्यूमेरिकल के तौर पर सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले देखिए, इसमें हम लोग जानना चाहेंगे वस्तु दूरी क्या लिया, तो वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं, और फिर यू हमेशा माइनस में होता है। क्लियर है। तो क्योंकि बाएं साइड होता है ये, तो -10 सेंटीमीटर लेंगे। वही उत्तर लेंस है तो फोकस आप लोग को पॉजिटिव होगा, तो क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। आप लोग को वी निकालना, तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, आप लोग फार्मूला को यूज कर सकते हैं किसका, लेंस का। तो
तो लेंस फार्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। अब क्या कीजिए 1/v निकालना तो 1/v रहने देंगे माइनस यू। तो देखिए u का वैल्यू कितना था 10 था, तो 10 माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और f का वैल्यू देखा है तो 5 है ये। अब फ्रेंड्स आप लोगों को सॉल्व करना है, देखिए आप लोग 1/v अगर यूज करते हैं तो क्या कीजिएगा 1/f माइनस 1/10 कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 2 - 1 आ गया, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आएगा ये 10 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका राइट आंसर लाना चाहते हैं, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो कि आप लोगों को वेस्ट और न्यूमेरिकल है। सबसे पहले फ्रेंड ये आप लोगों का रेजिस्टेंस है, तो चलिए रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग फोकस करते हैं, देखिए ये आप लोग के लिख रहा, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग फोकस कीजिए तो ये सीरीज में, किस में, ये सीरीज में है। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों में सीरीज, यानी कि सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आर एस अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है R1 + R2 लिख सकते हैं फॉर्मूला। क्लियर है? तो फ्रेंड्स हम लोग R1 का वैल्यू देखते हैं 1 ओम है, और R2 का वैल्यू 3 ओम है। तो 1 और 3 अगर ऐड करते हैं कितना था 4 ओम आ गया, यानी कि अगर आप लोग इसे पूरा सॉल्व कीजिए तो 4 ओम आ गया। क्लियर है? और वही इसके नीचे भी यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना ओम था 6 ओम था। देखिए तो ये आप लोग का आगे कितना 3 और 1 4 ओम आ गया, ये आप लोग ध्यान रखिए 4 ओम आ गया, और यहाँ पे 6 ओम है। तो चलिए दोनों को ऐड ऑफ फ्रैक्शन करता हूँ, तो मैं शॉर्टकट कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा सा समझ में आ जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 4 का टेबल 2 टाइम्स आएगा, ये 5 टाइम्स आएगा। अब 2 6 कितना होता है, हाँ 2 का पाना में 6, 2 छक 12 होता है, यहाँ 5 यानी 12/5। तो फ्रेंड्स अगर इसका देखा जाए राइट आंसर तो 12/5 आनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे बोल रहा धाराओं का अनुपात क्या है, धाराओं का अनुपात बोल रहा। तो चलिए धाराओं का अनुपात क्या अगर बोलता है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ कैसे 2/3 आंसर लिख रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम बिंदु पर किसी घन कण का गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का आधा है, प्रेक्षक कोण क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वहाँ पर प्रेक्षक कोण का यानी कि वैल्यू जो होता है हमेशा याद रखें 45 डिग्री होता है। 45 यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रारंभिक तौर पर विरामावस्था में पड़े 12 किलो मात्रा का एक बम 4 किलो और 8 किलो मात्रा के दो टुकड़े में फट जाता है। 8 किलो मात्रा के चार 6 मीटर पर सेकेंड है, तो 4 किलो मात्रा की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, संवेग संरक्षण का नियम का यूज करना पड़ेगा। तो संवेग संरक्षण का नियम का यूज करते हुए चलिएगा आप लोग। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले 0 हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे क्या 6 यूज करेंगे, फिर क्या 8 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 भी यूज करेगा। तो यहाँ से अगर 4 भी का वैल्यू निकालेगा तो 12 मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर है? हम लोग गति ऊर्जा का फॉर्मूला याद करेंगे। तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो हम लोग लिख देंगे हाफ mv² लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए हाफ लिख देंगे, मास का वैल्यू कितना लिख रहा है ये, तो मास का वैल्यू देखिए तो 4 लिख रहा है, भी का वैल्यू कितना रहता है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब इससे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 288 जूल आंसर आएगा। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रॉकेट काम करता है, तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा एक रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। एक रॉकेट जो होता है रेखीय संवेग संरक्षण के कार्य पर वर्क करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के दूसरी और तीसरी गति नियम का मिश्रण होता है। ये भी आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। चलिए अब फ्रेंड्स ये जो आप लोग का विच क्वेश्चन आ चुका है, मैं इसका डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फ्रेंड्स, न्यूमेरिकली बेस्ड है ये, लेकिन चलिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या लिख रहा है, देखिए 21, एक सीधी रेखा में स्थिर, देखिए एक सीधी रेखा में स्थिर त्वरण से गतिशील ठोस की गति एक निश्चित क्षण टी में 10 मीटर पर सेकेंड है। 5 सेकेंड के बाद इसकी गति 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो टी के 3 सेकेंड पहले गति क्या थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले फ्रेंड्स का मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, भीज का क्या होता है U+80 होता है। आगे यहाँ पे लिख दिए V बराबर U+80, तो लास्ट में कितना 20 दिया, तो मैं 20 दे दिया हूँ। क्लियर है? अब U का वैल्यू अगर देखना चाहते हैं कितना लिखा 10 लिख रहा। फिर A का वैल्यू आप लोग को निकालना है, तो A का यहाँ पे A लिख दिया, टाइम कितना देता है 5 सेकेंड दे रहा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालते हैं तो आप लोग आएगा कितना आएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी के बिहाफ से अब अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो भी का वैल्यू निकालना था, तो हम लोग क्या करते हैं, भी का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो आप लोग क्या किए 10 - 2 × 3 कर दीजिए। तो फ्रेंड्स 10 में से 6 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड आप लोग का राइट आंसर आ जाए, जो कि अगर ऑप्शन नंबर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को इसको क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसी के बिहाफ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के बीच में, देखते हैं क्या लिख रही है।
यदि 0.1 केजी द्रव्यमान की एक गेंद सामान्य रूप से एक दीवार पर 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से टकराती है एवं 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से वापस लौट आती है, तो गेंद के ऊपर दीवार द्वारा बल का आवेग क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बल का आवेग का फॉर्मूला। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, आवेग का, बल का आवेग, तो इसके लिए आप लोगों के कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके लिए क्या कीजिए, देखिए MU1 करना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ माइनस करते हैं, फिर माइनस MU2 करना पड़ेगा। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए तो MU1 रहेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, MU2 करना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसी के बिहाफ से मैं फिर से यहाँ शॉर्ट कर लिया था फॉर्म। देखिए MU1 था प्लस MU2 करना पड़ेगा। अब अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए M1 का वैल्यू क्या लिखा था, 0.1 लिख रहा था, और उसी प्रकार U1 का वैल्यू इसका कितना लिख रहा था, 30 लिख रहा था। क्लियर है। उसी के बिहाफ पे हम लोग M का वैल्यू कितना था, 0.1 लिख रहा था, और आप लोग का U2 का वैल्यू कितना लिखा था, 20। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 या 2 कितना था, 5 होता है। तो 5 न्यूटन आप लोग का इसका आंसर आएगा, यानी कि 5 न्यूटन। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी करते हैं तो आप लोग का ये सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक पदार्थ के एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए, इसका राइट आंसर सबसे पहले आप लोग जान जाइए। सबसे पहले अवोगाद्रो की संख्या का वैल्यू क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी तगड़ा है ये। सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 और परमाणु संख्या 11 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ऑपरेशन पूरा करता। देखिए, सोडियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर अगर लिखते हैं तो देखिए सोडियम का सिंबल मैं लिख दिया यहाँ पर। देखिए, इसका एटॉमिक नंबर लिखना चाहते हैं, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर में लिखिए, और एटॉमिक मास लिखा तो ऊपर में लिखा था। क्लियर है। देखिए, यहाँ सब सीखते जाएगा केवल। अगर जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी एटॉमिक नंबर को हमेशा हम लोग जेड से सूचित करते हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना, 11। जो एटॉमिक नंबर होता है वही आप लोग को प्रोटॉन की संख्या होता है, यानी 11 हो गया। और जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, यानी 11 हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की नंबर। तो एटॉमिक मास को देखते हैं तो 23 लिख रहा, तो मैं 23 लिख दिया हूँ। क्लियर है। लेकिन वही बात करते हैं न्यूट्रॉन्स का, तो फ्रेंड्स आप लोग को न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मैं बताता हूँ। मास में से आप लोग को प्रोटॉन की संख्या को घटा दीजिए, यानी 23 में से 11 को घटाए कितना आएगा, 12। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 11 आ रहा। वही न्यूट्रॉन का वैल्यू 12 आ रहा, और प्रोटॉन का वैल्यू 11। तो यानी 11 12 11 आएगा, 11 12 11, तो 11 12 11, यानी ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, एनटीपी पर CO2 का 88 ग्राम आयतन घेरते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को हमेशा बताना चाहता हूँ। देखिए, एनटीपी पर CO2 का 88 ग्राम आयतन 44.8 लीटर घटेगा। क्लियर है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। अब C का कितना होता है, 12 होता है। उसी पर ऑक्सीजन का निकालिए तो 16 को 2 से गुना कीजिए, कितना है, 32 आ जाएगा। अगर आप लोग दोनों को सॉल्व कितने जो ऐड करते कितना आ रहा, 44 आ रहा। क्लियर है। अब देखिए, इसलिए आप लोग का देखिए ऑलरेडी अगर आप लोग देखते हैं एनटीपी 44 ग्राम का कितना दिया था ये, तो अगर आप लोग फोकस कीजिए तो 22.4 ग्राम दिया था। क्लियर है। इसलिए आपको 88 ग्राम की अगर बात करते हैं तो ये जो आप लोग का होगा 44.8 लीटर होगा। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। तो पिंड का, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती आती है तो पिंड का वेग समरूप होगा। पिंड का वेग क्या होगा, समरूप होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग को पी का फॉर्मूला जाना पड़ेगा। पी का फॉर्मूला होता है MV होता है। क्या होता है ये, MV होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। वोल्ट मीटर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पता होगा, देखिए वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी विभवांतर मापने वाले इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। विभवांतर मापने वाले इकाई को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है और विद्युत प्रतिरोध की इकाई होता है ओम होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है। फिर से बता दो, विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर। देखिए, विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है, एम्पियर होता है। वही बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध का, तो ये इसका होता है ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से वोल्ट मीटर की सीमा क्या होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ने से वोल्ट मीटर की सीमा बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। चलिए वो भी मैं प्रूव कर देता हूँ क्यों बढ़ती है। क्योंकि फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों को पता होगा, V का फॉर्मूला क्या होता है, IR होता है। V का फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो आप लोग इसके बिहाफ से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा होता है इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक याद कीजिए, एक नाम है लड़की का, उसका नाम याद कर लिए मीना का जलवा। देखिए मीना का जलवा, अगर मीना का जलवा अगर आप लोग याद कर लें तो आप लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मी से याद करना, मी से क्या होता है मीथेन, ना से होता है नाइट्रस ऑक्साइड, का से होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जा से होता है जलवाष्प होता है। ये सारी गैसें इसमें पाई जाती है। चलिए अब मैं सभी का मात्रा बताता हूँ कौन कितना परसेंट पाया था। बात करते हैं मीथेन का। तो फ्रेंड्स मीथेन याद रखिएगा 20% पाई जाती है, क्लियर है। वही बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का, तो नाइट्रस ऑक्साइड 6% पाई जाती है। वही बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा इसमें 60% और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वही बात करते हैं जलवाष्प का, तो फ्रेंड जलवाष्प पाई जाती है वह 14% पाई जाती है, क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मीथेन लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति किसके अपघटन से निकलती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति जल अणु के अपघटन से होती है, जल अणु के अपघटन से होती है। चलिए मैं इसका भी इक्वेशन आप लोग को बताता हूं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग को पता होगा, सबसे पहले CO2 वायुमंडल से प्राप्त करता है, उसके बाद H2O, तो H2O जो प्राप्त करता है जमीन से प्राप्त करता है। ये दोनों के रिएक्शन में सूर्य के यानी यूवी की उपस्थिति में सूर्य एक खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 का निर्माण होता है। फिर फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा 6O2 बनता है प्लस H2O बाहर निकलता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार अर्थात क्या हो गए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी वस्तु को जल में डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल और वस्तु का भार बराबर हो तो वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरते हुए, तो यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली अपने सिर पर 5 kg की एक वस्तु लेकर 5 मीटर तक चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए कार्य का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, W का फॉर्मूला क्या होता है mg cos थीटा होता है, क्या होता है mg cos थीटा होता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अगर अपने सर पे रखा तो वहाँ पे एंगल कितना बनता है 90 डिग्री बनता है, क्लियर है। अब ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा cos 90 का वैल्यू क्या होता है, होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा, cos 90 का वैल्यू होता है 0। अब देखिए अगर आप लोग यूज करते फॉर्मूला यानी W यूज करते, मैं क्या बोला था mg cos थीटा, तो किसी संख्या को अगर 0 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा 0, तो कार्य क्या होगा 0 होगा, क्या होगा ये 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्का पानी में डूबा हुआ कुछ ऊपर प्रतीत होता, उसका कारण क्या है। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक सिक्का पानी में डूबा हुआ कुछ ऊपर प्रतीत होता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन होगा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रकाश अपवर्तन से होने वाली घटनाएं, देखिए पानी में रखा हुआ छड़ या मुद्रा ऊपर प्रतीत होना, रात्रि के समय टांडों का टिमटिमाना, सूर्योदय के कुछ समय पहले सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना। चलिए बस 17 क्वेश्चन आ रहा है, पूरा ऑपरेशन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए काम आ सके। देखिए निम्नलिखित में कौन अनुचुंबक है। तो फ्रेंड्स मैं आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है, तो इसमें सोना एक प्रकार का अनुचुंबक होगा, सोना क्या होगा एक प्रकार का अनुचुंबक होगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फ्रेंड अनुचुंबक का एग्जाम्पल। तो अनुचुंबक का जो एग्जाम्पल होता है प्लेटिनम होता है, सोना होता है, क्रोमियम होता है, सोडियम होता है, क्लियर है। वही बात करते हैं लौह चुंबक का, तो लौह चुंबक आप लोग जानते हैं, फिर Fe होगा, फिर देखिए निकेल होता है और कोबाल्ट होता है, ये होता है लौह चुंबक का, क्लियर है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन करते हैं। एक तार से 900 कूलॉम का आवेश 10 मिनट तक जाता है, तो उससे तार से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को पता करना पड़ेगा, देखिए आप लोग को एक फार्मूला पता होगा, देखिए मैं बताना चाहता हूँ। देखिए विद्युत धारा बताना चाहना हूँ, देखिए क्यू का फॉर्मूला क्या होता है IT होता है, क्यू का क्या होता है IT होता है। आप लोग को आई निकालना है, तो आई का क्या लिखिए Q/T लिखिएगा, बिल्कुल लिखिएगा। अब देखिए विद्युत आवेश यानी आवेश का समय कूलॉम होता है, 900 दिया है और समय कितना है 10 मिनट, तो मिनट को हम लोग घंटा में बताएं, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। आप देखिए ये 0 0 0 कट गया, तो फ्रेंड्स 9/6 कीजिएगा तो कितना है 1.5 आएगा, कितना है 1.5 एम्पियर। तो राइट आंसर अगर आप लोग लिखिएगा तो 1.5 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा होने के पहले हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, इसका कारण क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वर्षा होने के पहले हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, इसका कारण है जलवाष्प द्रव बनने की प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? थर्मोकपल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को लार के बारे में बातें कर रही है, क्लियर है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले देखिए, लार में आरबीसी में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, लार में आरबीसी की वृद्धि नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। सबसे पहले याद कीजिए, आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। और ओल्ड आरबीसी नष्ट होकर प्लीहा में जमा होता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। सफेद से अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का रंग क्या है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग जो होता है वह लेंस है। क्या ये लेंस है? तो जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग सी में क्लिक कर सकते हैं, यानी कि लेंस होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और फ्रेंड लेंस का जो अपवर्तनांक होता है 1.44 होता है, 1.44 होता है, क्लियर है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक्वस ह्यूमर और कचाप द्रव्य का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.33 होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एंजाइम होते हैं, तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन होते हैं, यानी एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एक प्रोटीन होते हैं, क्लियर है। अब प्रोटीन अमीनो अम्ल का बना होता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए मैं लिख देता हूँ, NH2COOH होता है, क्लियर है। तो ये भी आप लोगों को फार्मूला को याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करती है। तो चलिए मैं इसके बारे में रिवीजन करवाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता करना पड़ेगा फ्रेंड्स, देखिए गलसुआ एक प्रकार का वायरल रोग है जो कर्ण पूर्ण ग्रंथि में सूजन पैदा करता है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। बात करते हैं फिर अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्नाशय एक प्रकार का ऐसा अंग होता है जो अंतःस्रावी हार्मोन और बाह्यस्रावी हार्मोन दोनों को उत्पन्न करते हैं, क्लियर है। यानी कि हार्मोन के साथ साथ एंजाइम को भी ये रिड्यूस करते हैं, इसलिए इसे हम लोग मिश्रित ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्लियर है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह लीवर होती है, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यकृत, हिंदी में बोलते हैं यकृत बोलते हैं। और मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वह त्वचा होता है, जिसे हम लोग स्किन कहते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एलॉय जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जर्मन सिल्वर जो होता है, देखिए जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण होता है? तो देखिए जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल का बना होता है। फिर से मैं लिख देना चाहता हूँ, देखिए जर्मन सिल्वर कहाँ पे? ये देखिए जर्मन सिल्वर जो होता है वह सबसे पहले याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर जो होता है तांबा यानी कॉपर का हो गया, जस्ता का हो गया यानी जिंक का हो गया, और निकेल का मिश्र धातु होता है, यानी कॉपर, जिंक और निकेल का होता है, क्लियर है। तो इसमें कौन सी धातु नहीं होती है? तो निकेल, इस जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती, इसमें सिल्वर नहीं होती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लिखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग सिल्वर मार देते हैं, लेकिन सिल्वर इसमें नहीं होती है, क्लियर है। यानी कि कॉपर, जिंक और निकेल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है और आती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगी, जल से आती है। कहाँ से आती है? ये जल से आती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु के सीधा ऊपर फेंके तो क्या होगे? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु से सीधा ऊपर फेंके तो गेंद उसके हाथ में ही गिरेगा, उसके हाथ में गिरेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम ध्रुव पर होती है। कहाँ पे होती है? ध्रुव पे होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फ्रेंड याद रखिए, विषुवत रेखा पे यह न्यूनतम होती है, केंद्र पर जीरो होती है। बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ाती है जड़त्व को। किसको बढ़ाती है? जड़त्व को। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए दो क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में बोल रहा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो फ्रेंड ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्वय प्रेरण या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसे मैं छोड़ देता हूँ। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है बैगनी का होता है, सबसे कम होता है लाल का होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए कैसा लगा आप लोग को ये क्वेश्चन सीरीज? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरे का पूरे ऑपरेशन कर दिया हूँ क्लासेस को। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।